तुम में इतना धैर्य कहाँ से आ गया? 2 दिन हो गए, एक भी फोन नहीं किया। विनय जल्लाहट दबाकर बोला, नारी का धैर्य तुमने अभी देखा ही कहाँ है। वैसे भी मैं तुम्हारे साथ थी भी कहाँ, बस एक भीड़ का हिस्सा थी। वृंदा का स्वर शांत था। क्या मतलब है? ऐसे कैसे कह सकती हो? परसों मिले थे तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। मैंने तुम्हें कुछ कहा भी नहीं जिससे तुम्हें गुस्सा आए। कहने की जरूरत नहीं होती। पिछले 6 महीने से तुम लगातार मुझे अनदेखा करते आ रहे हो और मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। परसों भी अपनी किसी न किसी महिला मित्र से तुम फोन पर बातें करते थे, मानो मैं तुम्हारे साथ थी ही नहीं। वो तो मेरी लाइन ही ऐसी है, पर मैं तो पूरी तरह तुम्हारे सुख दुख में भागीदार बनकर समर्पित रही। जब भी तुम्हें कोई काम पड़ा तुम मुझे कह देते और तुम्हारा वो काम करते हुए मुझे लगता कि मैं प्यार के लिए अपना फर्ज निभा रही हूँ। यार ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा तुम कल मिलो, ये बेकार की बातें हैं, इन्हें दिमाग से निकालो। कुछ भी नहीं बदला है। अभी ऑफिस में काम है, फिर बात करेंगे, कहकर वृंदा मोबाइल ऑफ करती हुई दफ्तर में लौट आई। अपनी कुर्सी पर बैठी वृंदा सोचने लगी कि इसी विनय ने 2 साल पहले शुरुआती दौर में कितनी कोशिश करके उससे संपर्क बढ़ाया था। नौकरी लगने के बाद जब वृंदा ने अपनी कहानी छपवाई तो उसको लगा था कि वो हवा में उड़ रही है। पहली ही कहानी किसी प्रतिष्ठित पत्रिका में छप जाए और प्रशंसा के सैकड़ों पत्र मिले तो मन तो उड़ेगा ही। बाद में उसकी कुछ और कहानियाँ छपी तो कुछ पाठकों के फ़ोन भी आने लगे। कुछ तो प्रशंसा के बहाने अपनी रचना पढ़ने का अनुरोध कर देते, कुछ छपी कहानी की समीक्षा विस्तार से करते। उन्हीं प्रशंसकों में से एक विनय भी था। किसी भी अखबार में वृंदा का कुछ छप जाता तो सबसे पहले उसका फ़ोन आता। एक दिन उसने पूछ ही लिया, आप क्या हर महिला लेखिका को फ़ोन करते हैं? मेरे अलावा दूसरे लेखकों को भी पढ़ते हैं क्या? मैडम मैं पत्रकार हूँ, साहित्यिक पृष्ठ में ही तैयार करता हूँ। बाकी पत्र पत्रिकाओं में क्या जा रहा है उसकी पूरी जानकारी मुझे रहती है। क्या आप मेरी कहानी को संभाल कर रखते हैं? वृंदा ने झिझकते हुए पूछा। मैं आपका जबरदस्त प्रशंसक हूँ, बताइए क्या सेवा है? आपके यहाँ से प्रकाशित पत्रिका के पिछले अंक में मेरी एक कहानी छपी है। उसकी एक भी प्रति मेरे पास नहीं है। क्या आप एक प्रति भिजवा देंगे? शायद पोस्टमैन ने रख ली होगी। और अगले दिन विनय मेरे ऑफिस के रिसेप्शन पर बैठा था। हम दोनों चाय पीने के लिए पास के रेस्टोरेंट में बैठे तो विनय का फ़ोन बार बार बज उठता। किसी मित्र का फ़ोन है क्या? सुन लो। नहीं, बड़ी मुश्किल से आपसे मिलना हो पाया है। बाद में फ़ोन सुन लूँगा। मुझे आपकी कहानियाँ सच में बहुत अच्छी लगती हैं और प्रभावित भी करती हैं। बाकी लेखिकाएँ नारी विमर्श के नाम पर मीडिया से जुड़ा जो कुछ लिख रही हैं वो पढ़ा नहीं जाता है। मुझे भी लगता है कि नारी आंदोलन को व्यवसाय बना लिया है। ऐसी औरतें नारी मुक्ति का झंडा उठाए हुए हैं जो खुद कब की आज़ाद हो चुकी हैं। आप समाज के सभी पात्रों को लेती हैं। हमारे परिवार के ढांचे को तोड़ने वाले साहित्य का क्या फ़ायदा? कुछ लेखिकाएं लिव इन रिलेशन को मुद्दा बनाकर लिख रही हैं तो कुछ कई पुरुषों के साथ यौन संबंधों पर। हम कह सकते हैं कि आपस में वादा और विश्वास होने की बातें कहीं खोती जा रही हैं। ये तथाकथित लेखिकाएं महिलाओं के किस वर्ग को चित्रित कर रही हैं? इनकी चकाचौंध में समस्याओं का सामना करने वाली निम्न और मध्यम वर्ग की महिलाओं पर ध्यान ही नहीं जाता। वृंदा जोश में बहती जा रही थी। मैडम, आज मेरा इंटरव्यू है, अब मैं निकलता हूँ। अब तो आपसे मिलना जुलना होता ही रहेगा। ये कहकर विनय फटाफट चला गया।
फिर तो विंदा को मानो बात करने के लिए बेहद सुलझा हुआ अपनी तरह की सोच वाला साथी मिल गया। घर और ऑफिस के बंधे बंधाए ढांचे में सामाजिक चर्चाओं के लिए कोई भी नहीं था, पर विनय के साथ चर्चाओं का दायरा जल्दी ही टूट गया। बौद्धिक चर्चाएं स्त्री पुरुष के परस्पर आकर्षण पर आकर रुक गईं। साहित्य जीवन से ही तो बना है, मगर विनय फ्रीलांसर था, इसलिए उसने साफ कह दिया कि कहीं पक्की नौकरी लगने तक उसे शादी के लिए नहीं करना है। विनय ने भी हिंदी और अंग्रेजी साहित्य पढ़ा था, पर उसे सरकारी नौकरी से चिढ़ थी। पत्रकार को जो आज़ादी है वो और किसी को है? फिर पावर भी तो है। सत्ता के साए में रहने वाले बड़े बड़े लोगों से मिलने और बात करने का मौका जिस सहजता से एक पत्रकार को मिलता है, वो दूसरों को कहाँ मिलता है। विनय को एक न्यूज़ चैनल में नौकरी मिली तो उसका व्यक्तित्व निखर गया और उसी के साथ उसके संपर्क बढ़ते जा रहे। उस दिन लंच में वे दोनों पार्क में बैठे तो विनय फोन सुनने लगा। ग्रुप के मित्रों की आपसी खटपट को लेकर वो नीता से 20 मिनट तक बात करता रहा। धीरे धीरे अलग अलग नामों के फोन आने लगे। विनय फोन काटता तो तुरंत एसएमएस आ जाता। विंदा के साथ होने पर भी विनय का ध्यान दूर जाने लगा था। विंदा को विनय अपने कामों में उलझाए रखता। कभी समीक्षा के लिए लाइब्रेरी से किताब मंगाता तो कभी कोलकाता में अपने घर जाने के लिए रेल का आरक्षण कराने के लिए विंदा को कह देता। वो लंच में आधा आधा घंटा उसका इंतज़ार करती रहती और जब विनय आता तो फ़ोन पर कोई ना कोई डिस्टर्ब करता रहता। धीरे धीरे विंदा को लगने लगा कि वो प्यार किसे करती है, विनय को या प्यार की धारणा को। जो आदमी अभी से कई लोगों में बटा है, शादी के बाद उससे कैसे निष्ठा की उम्मीद की जा सकती है। फिर तो पूरा परिवार और समाज बीच में आ जाएगा। कभी वो विनय को टोकती तो कह देता, तुम्हारा वहम है, वो मेरी महिला मित्र हैं, सबसे काम पड़ता है। फिर हमारा दायरा ऐसा है जिसमें पीने पिलाने के लिए पार्टीज चलती ही रहती हैं। मुझे इन्हीं से चिढ़। जहाँ तक शराब की बात है तो हमारे यहाँ इसे कोई पसंद नहीं करता। फिर औरतों का शराब पीना तो हम सोच भी नहीं सकते। तुम अपनी मध्यम वर्गीय सोच से बाहर निकलो। सबकी अपनी अपनी जिंदगी है। मैं तो कम पीता हूँ, पर ग्रुप में कुछ लोग मुफ्त की देखकर इतनी पी लेते हैं कि उनके लिए घर लौटना मुश्किल हो जाता है। देखो विनय, अगर तुम शराब नहीं छोड़ोगे तो हम शादी भी नहीं कर सकते। रहना तो मुझे पत्रकारिता की दुनिया में ही है। तुम अपने माता पिता को समझाओ ना कि शायद पीने वाला हर आदमी बुरा नहीं होता है। मुझे मत समझाओ। मैंने शादियों में शराब पीकर लोगों को हुड़दंग करते देखा है। बीवी को पीटते लोग भी मैंने देखे हैं। हमारे एक रिश्तेदार की मौत शराब पीने के बाद छत से गिरकर हो गई थी। जब मैं ही तुमसे कन्विंस नहीं हो पा रही हूँ तो मम्मी पापा को कैसे करूँ? हम दोनों की जिंदगी और हमारे मूल्यांकन का तौर तरीका बिल्कुल अलग है। जो चीज़ तुम्हें सामान्य लगती है वो मेरे लिए अजीब हो जाती है। फिर तुम सिर्फ मेरे नहीं हो, बल्कि नीता, पिंकी, श्वेता, यानी एक साथ कितनी लड़कियों से दोस्ती की हुई है जो तुम्हारे करीब आने के लिए एक दूसरे को पछाड़ने में लगी हुई हैं। उनके साथ काम के सिलसिले में बाहर जाना होता है। फिर मैं हूँ ही इतना हैंडसम और वेल बिहेव्ड की सभी मुझे पसंद करती हैं, पर मैं शादी तो तुमसे ही करूँगा। वृंदा का फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगा था।
विनय का फ़ोन अक्सर व्यस्त मिलने लगा। कहीं उसकी सरकारी नौकरी के कारण ही तो उससे वो शादी करने के लिए जिद पर अड़ा हुआ है। फिर वृंदा की कहानियों और व्यक्तित्व की तो जो तारीफ शुरू में होती थी वो क्या था? शायद फ्लर्ट करने का तरीका। जिन सामाजिक महिला कार्यकर्ताओं लेखिकाओं की शुरू में विनय आलोचना करता था, हमेशा इन्हीं के बीच तो रहता है। वो रिश्ता शायद दोनों के लिए अपरिचित संसार का आकर्षण था। वृंदा मुलाकातों में खुद के लिए विनय के मन में जगह ढूंढती, मगर वहां उसे भीड़ नजर आती। शाम को विनय का फोन फिर आया। कल लंच में मिलो ना। नाराज क्यों? नाराज नहीं हूं, पर मुझे नहीं लगता कि हमें शादी करनी चाहिए। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसे मैं तुम्हारी लाइफ स्टाइल की आलोचना करती रही और तुम मेरी। अपनी लाइफ स्टाइल की ही किसी लड़की से शादी कर लो। मैं भी अपने रिश्ते के बारे में सोचते सोचते थक गई हूँ। कोई रास्ता तो निकलेगा ही। ध्यान से सोचो, जल्दबाजी में कोई फैसला मत करो। नहीं, मैं तुमसे जितना प्यार करती हूँ उतना तुम मुझसे कभी भी नहीं कर पाओगे। हमेशा मैं ही समझौता करती हूँ और तुम पूरा ध्यान न दो। ऐसा कब तक चलेगा? कहकर वृंदा ने फोन काट दिया। अचानक उसे बहुत राहत मिली और उसने राहत की सांस ली। रुलाई फूट रही थी, मगर प्यार या रिश्ते की छाया के पीछे कब तक भागा जा सकता है? एक कविता की पंक्ति मन में उभरी। मेरा तेरा रिश्ता तू तू मैं का रहा। मैं तू करती रही, तू मैं करता रहा। तो दोस्तों, यहाँ पर कहानी समाप्त होती है। मुझे विश्वास है कि आपको मेरी ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। कल मैं फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।